हर साल की तरह एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के लिए आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा बनाई गई ये परीक्षा एप्लीकेशन पर लॉन्च कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है परीक्षा एप्लीकेशन का, उसे डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को मात्र 87 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। मेरे सारे क्वेश्चन जो मैंने तैयार किए हैं वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा, पूरा पेपर मिलेगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा और इंडिया में क्या क्या रैंक आ रही है, कितने बच्चों के अंदर आप कहां खड़े, वो सब इस एप्लीकेशन के अंदर आपको जब आप एग्जाम देंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आपके अंदर जज्बा है और जुनून है एक सीट निश्चित करने का, तो इस टेस्ट सीरीज को आप भरोसा करके जरूर परचेज करें और सभी क्वेश्चंस को समय रहते आप फिनिश कर लीजिएगा। थैंक यू। मेंबर्स इन द काउंसिल, मेंबर्स जो है वो एक आइडेंटिफाई किया है, इसलिए दा लगाया है। बाकी एक चीज आप याद रखें कि ऑल के बाद जो आने वाला नाउन है वो कैसा होता है बताओ, प्लूरल होता है। राइट, इन द काउंसिल, काउंसिल में बिगेन साउटिंग, बिगेन के बाद जो वर्ब आती है वो आईएनजी में आती है। ये हर चीज आपको लिंक करके जानी है। आगे एट ईच अदर, ओके मुझे पता है बिगेन साउटिंग, साउट किसी पर, तो साउटिंग एट आता है। ओके एक चीज बताइए, ये जो सेंटेंस में बात कही जा रही है वो ऑल द मेंबर्स यानी दो लोगों से ज्यादा लोगों की बात कही जा रही है। तो जब भी कभी दो लोगों से ज्यादा की बात कही जाए तो वहां पर ईच अदर नहीं लगाते, वहां पर वन एनअदर लगाते हैं। तो आप याद रखें यहां पर ईच अदर की जगह वन एनअदर आएगा। राइट, ऐसे याद रखो जैसे ये लिख रहा है ईच अदर। राइट, मैंने तो ऐसे याद, खैर अब तो याद ही हो गया। जैसे देखो ईच, ईच माने होता है बीच। अब बीच बच्चा कितनी पार्टियों के बीच में होता है, दो, यानी एक तो आपकी और एक सामने वाली पार्टी में लड़ाई चल रही है खेत के ऊपर, तो दो पार्टी हो गई ना। तो याद रखो ईच अदर जो आता है वो दो पार्टियों के बीच में आता है। अब जैसे यहां पर लिखा मैंने वन एनादर, वन एनादर, देखो वन माने एक, एन माने एक और अदर मतलब एक और एक कितने हो गए, दो। अब इनसे भी अदर मतलब दो से ऊपर, मतलब जाहिर है दो से ऊपर की बात करें तो वन एनादर लगाते हैं। आगे देखो नो सूनर आपको दिख जाए तो मात्र इसमें दो चीज देखा करो, पूरे सेंटेंस को मत पढ़ा करो। मैंने 99% केसेस में यही देखा है कि जब भी कभी नो सूनर आता है तो इसकी दो गलतियां बनती हैं। वो कौन सी, कि नो सूनर के बाद ये देखा करो ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है या नहीं, डिड या फिर हैड, इन दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब यहां पर आना चाहिए। राइट, पहली बात समझ में आ गया। नो सूनर वाला कॉन्सेप्ट लिख लो, या तो डेड आएगा या हेड आएगा। अगर कुछ और दे रखा है जैसे सब्जेक्ट दे रखा है वर्ब नहीं है तो वो गलत हो जाता है। जब ये वाला राइट हो जाए तो अब आपकी प्रायोरिटी इस नो सूनर के कंजंक्शन पर जानी चाहिए। इस सेंटेंस में जो कंजंक्शन लगा हुआ है वो कौन सा है, तो याद रखना नो सूनर के साथ जो कंजंक्शन चलता है वो दैट नहीं देन चलता है, THAN वाला। ये याद रखें एन वाला होता है ना कि EN वाला। तो ये तीन चीजें आप याद। और स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, सबसे पहले मैंने पढ़ा अ पेयर ऑफ शूज। देखो याद रखना कि ये सब्जेक्ट हुआ, ये क्या हो गया वर्ब। तो अब यदि आपका सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा लग रहा है, जैसे अपेयर, जैसे राम इज अ टीचर, ऐसे तो राम तो छोटा वाला सब्जेक्ट हो गया। लेकिन जब आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा लगे तो उसमें आप ये देखा करो सबसे पहले इसमें प्रेपोजिशन कहां पर है। प्रेपोजिशन मिल गई तो इससे पहले जो आएगा उसी पर ये आने वाली हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करती है। तो अपेयर मतलब ये सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो बताओ क्या आएगा, वॉज आएगा। बस मित्रों आप हमेशा एक ही अप्रोच बना के रखो कि सबसे पहले सेंटेंस पढ़ने के दरमियान कुछ चीजें जो मैं बताता हूं बस वहीं आप अपनी नजर को ले जाया करो, वहीं गलती मिलती है। आपका पेपर कोई भी हो, कभी आप ना नोट कहते ना नो एरर विदाउट टेरर, ये बिल्कुल सत्य बात है। आगे देखिए, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टॉप ऑल सेल ऑफ डायमंड्स अब्रॉड बिकॉज ऑफ द रिसेंटली पास्ड रेवोल्यूशन। मैंने क्या बताया था जब भी कभी आपको ऑल दिख जाए तो ऑल के बाद आप ये देखा करें कि वो प्लूरल है या नहीं। देखो ऑल के बाद सेल, ये सिंगुलर है, जबकि होना क्या चाहिए, सेल्स होना चाहिए, ये प्लूरल वाली फॉर्म में होना चाहिए। राइट, तो ऑल सेल्स होना चाहिए। आगे देखिए, आगे द एडवोकेट लीक्ड द मैटर टू द मीडिया, यानी ये सेंटेंस में नो एरर है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। आगे इफ आई वुड हैव रिलीज्ड, मैंने जैसे इफ देखा ना भाई मैंने आपके पेपर के हिसाब से ये एरर छांटी यहां पे, यानी जैसे ही मैंने इफ देखा मेरा दिमाग सीधे गया ये सेंटेंस में, ये देखो एक तो यहां तक चलेगा और दूसरा सेंटेंस यहां से स्टार्ट है। मैंने देखा इफ वाले में दूसरा में क्या चल रहा है, वुड हैव थर्ड फॉर्म। राइट, इसका मतलब है इस वाले सेंटेंस में हैड थर्ड फॉर्म आएगा। मैंने गलती छांट लिया, ए वाला हो गया मेरा।
अच्छा, आपके पेपर में हो सकता है ज्यादातर ये वाला एरर बन सकता है कि इफ के साथ वो सेल विल दे सकता है, सेल विल नहीं आता, उसमें खाली प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, राइट। ऐसी कंडीशन में ज्यादातर वही आता है। तो अब आप मान लीजिए यहां पर आपको एरर वो फिलअप्स करवा दिया, यहां पर ऑप्शन में दे वुड हैव है, हैड है, डिड है, तो ये सारी चीजें जब आप एरर फाइंड करना सीख जाएंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ आप पेपर में जाओ, अच्छा रिजल्ट आएगा। यू कैन स्पेयर मी 10 मिनट्स ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम। देखो भाई ये क्वेश्चन टैग है ना, क्वेश्चन टैग में अगर आपको समझ में नहीं आए कि इसमें एरर कहां पर है तो तुक्का मार दो, एकदम तुक्का सही जाएगा। क्वेश्चन टैग आप पर नहीं आता तो सीधे जिसमें ये क्वेश्चन मार्क लग रहा हो उसी वाले ऑप्शन को तुम क्लिक कर दो, आपका उत्तर सही जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पूरा सेंटेंस जो बन के डिपेंड करता है ये इस वाले पार्ट पर डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम जो गलतियां होती हैं वो इसी वाले पार्ट में गलती होगी, इस वाले पार्ट में तो बिल्कुल गलती नहीं होगी। ये चीज आप याद रखें भाई। क्वेश्चन टैग वेरी सिंपल है भैया, सबसे जिसमें क्वेश्चन मार्क लग रहा हो समझो वही है, मतलब इजंट वगैरह शॉर्ट में ऐसा कुछ लिख रहा हो समझो वही एरर है। देखो मैंने लगा दिया, एरर वाला पार्ट हो गया। अब इसे मैंने कैसे पहचाना? मुझे पता है यू कैन स्पेयर ये सिंपल है। सिंपल में क्या होता है कि जो क्वेश्चन टैग बनता है वो नेगेटिव बनता है, तो कैन का क्या हो जाएगा बताओ? ये कैन का हो जाएगा कैंट, और यू तो यू आ जाएगा, तो कैंट यू इसका होना चाहिए। जबकि दे क्या रखा है? इजंट यू, तो जो गलत है ना भाई, ये चीजें याद रखो आप। उम्मीद करता हूं आप सबकी समझ में आ रही होगी। अब बिगेस्ट प्रॉब्लम में आगे बढ़ा ही नहीं और मुझे समझ में आ गया ये सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, तो ए क्यों आएगा? दा आएगा ना भाई, द बिगेस्ट प्रॉब्लम आएगा। देखो मैंने बोला भाई आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हो जब ध्यान से पढ़ेंगे आप। ही इज जूनियर, भाई याद रखना जब भी कभी सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए तो आगे पीछे देख लो कहीं दा वगैरह लग रहा है कि नहीं लग रहा। सीधी बात, नो बकवास, ओनली काम की बात। मैंने देखा जूनियर आ गया, मैंने सेंटेंस जब ये पढ़ा था आपको पढ़ाने से पहले मैंने सारे पढ़े, तो मैंने पढ़ा सबसे पहले मेरा दिमाग एक ही गया कि भाई जूनियर आ गया ना, ज्यादातर एरर क्या बनता है बताओ? जूनियर वाले, सीनियर वाले, सुपीरियर वाले, इसमें एरर मात्र कंपैरेटिव डिग्री, यानी जो आप कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे हैं इसके बाद आने वाला प्रेपोजिशन होता है, राइट। तो यहां पर देन नहीं लगता कंपैरिजन के लिए, यहां पर टू लगाया जाता है, चाहे जूनियर आए, सीनियर आए, इन्फीरियर आए या फिर सुपीरियर आए, उसमें कंपैरिजन के लिए टू लगता है। मैंने आगे देखा ही नहीं और यही एरर बन गया। आगे देखो, काइंडली सेंड द लेटर। देखो इस वाले सेंटेंस को जब मैंने पढ़ा मैंने देखा कि सबसे पहले काइंडली के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही कि नहीं आ रही? प्लीज काइंडली इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने देखा द लेटर ऑन लिख रहा है, जबकि सेंड के बाद तो अगर हम किसी एड्रेस पर अगर हम लेटर को भेजेंगे तो वहां पर क्या आएगा बताओ? यहां पर क्या लिख रहा है? सेंड दिस लेटर ऑन दैट। तो इस तरह से आप देखो तो यहां पर टू आ जाएगा, तो ऑन की जगह पर टू आना चाहिए, ठीक है। ये चीज आप याद रखें। आगे देखिएगा, दे हैव बीन प्रोहिबिटिंग मी फॉर बोरिंग मनी। देखो जब भी कभी मैंने प्रोहिबिट देखा, प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना, और मना करना जैसे ही मैंने देखा तो मेरे समझ में आया कि भाई इसका प्रेपोजिशन देखो, क्योंकि ज्यादातर प्रोहिबिट कभी आता है वर्ब, तो ज्यादातर उसका प्रेपोजिशन एरर दे दिया जाता है, तो प्रोहिबिट के साथ प्रेपोजिशन चलती है फ्रॉम। तो ये चीज याद रखो। आगे मत पढ़ो, मत पढ़ो वो क्या लिख रहा है, ज्यादातर गलतियां ऐसी ही बनती है। आगे देखो, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। देखो भाई सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है? पास्ट से हो रहा है, सेकंड फॉर्म दे रखी है। लास्ट भी किससे हो रहा है? पास्ट से हो रहा है, इसका मतलब बीच वाला हिस्सा भी तो पास्ट रहा होगा, तो हैज की जगह पर हैड होना चाहिए। ये चीजें जब आएंगी जब आप थोड़ा तैयारी करेंगे, थोड़ा पढ़ाई करेंगे आप, ठीक है। सभी वीडियोस आप देखो, अब तक मैंने आई थिंक 30-32 करा दी हूं, सभी को आप रेगुलर देखा करो। आगे देखो, अब आपने बोला कि सर वीडियो क्यों नहीं आया, मैं बता दूं रीजन, क्योंकि भाई थोड़ा काम चल रहा है खेतों में, इसीलिए वीडियो नहीं आ पाया। A dove perched on a near tree sees that ant's danger and dropped a leaf off into the water। देखो भाई मेरे समझ में एक चीज आया। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अगर कोई बड़ा सेंटेंस होता है तो उसके पहले ये देखता हूं टेंस कौन सा चल रहा है। 3-4 चीजें होती हैं जिन पर आपको ध्यान देना होता है एरर में। मैंने देखा स्टार्टिंग किससे हो रही है? पास्ट से। लास्ट भी किससे हो रहा है? पास्ट से। इसका मतलब जो इसमें सेंटेंस में जो वर्ब आएगी वो भी पास्ट आएगी ना भाई, तो सीज का क्या होना चाहिए बताओ? पास्ट, यानी कि 100 होना चाहिए। आगे देखो, मैंने देखा लास्ट ईयर लिख रहा है, सीधे मेरा दिमाग गया कि टेंस देखूं सबसे पहले टेंस कौन सा है। लास्ट आ रहा है तो जायज है पास्ट इंडेफिनिट आएगा, इसीलिए आप ये खुद देख लो। एस्केप्स, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो मुझे एस्केप्स की जगह पर एस्केप्ड करना पड़ेगा, एस्केप्ड करना पड़ेगा, राइट। ये चीज आप थोड़ा याद रखिए।
तो देखिएगा पहली बात तो एक चीज याद रखें, इस डेजर्ट की आप स्पेलिंग याद रखें। डेजर्ट होता है जैसे वो होता ना, अरे डेजर्ट ऑफ इंडिया, सहारा डेजर्ट है ना, तो ऐसे करके उस डेजर्ट की आप स्पेलिंग याद रखें, ये कई बार पूछी गई स्पेलिंग है। अब देखिएगा अ डेजर्ट इज, अब इस जगह पर क्या आएगा, वेराइटी, प्लेस, काइंड, लैंड। अब यहां पर याद रखना कभी भी डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, अगर कभी डेजर्ट वगैरह इस तरह का अगर कोई प्लेस होता है तो वो हमेशा काइंड में शुमार किया जाता है, मतलब अ काइंड ऑफ अ प्लेस, एक प्लेस का ऐसा एक प्रकार है, डेजर्ट एरिया एक स्थान ऐसे उनका एक प्रकार है, तो काइंड आएगा। अच्छा देखो यहाँ पर प्लेस और लैंड तो आ ही नहीं सकता। अच्छा क्योंकि देखो अ प्लेस ऑफ अ प्लेस तो नहीं हो सकता, अ लैंड ऑफ अ प्लेस नहीं हो सकता, तो ऐसे में देखो वैरायटी हो सकता है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन आपको दूर कर दूं कि वैरायटी जो होता है, देखो वैरायटी में क्या होता है, जैसे हाँ एक और चीज देखो, वैरायटी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वैरायटी के बाद ऑफ आएगा और ऑफ के बाद यहाँ प्लूरल आता है, तो जो कि प्लूरल नहीं है, मतलब यहाँ अ प्लेस सिंगुलर दे रखा है, तो वैरायटी तो कभी नहीं आ सकता, तो इसलिए काइंड यहाँ पर आ सकता है। आगे देखिएगा विच हैज ऑलमोस्ट डैश वाटर एंड ओनली। अब देखो 25 में क्या आ सकता है कि अ डेजर्ट इज अ काइंड ऑफ अ प्लेस विच हैज ऑलमोस्ट लॉट ऑफ वाटर, नो वाटर, लिटिल वाटर, मैनी वाटर। देखिए पहली बात ये समझिएगा कि इस खाली जगह के बाद ये वाटर आ रहा है, वाटर एक अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल में कभी हम मैनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और देखो लॉट्स ऑफ क्या होता है, लॉट्स ऑफ के बाद तो प्लूरल आता है, आप सबको ये याद होना चाहिए कि लॉट्स ऑफ के बाद तो थोड़ा बहुत मतलब लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लेकिन ये वाटर तो सिंगुलर है। अच्छा बाकी बचा लिटिल और नो, तो जायज है कि यहाँ पर लिटिल और नो में से आपको चूज करना है, तो यहाँ पर नो जो है वो बिल्कुल सही है, डेजर्ट में पानी कहाँ होता है, तो ऐसे करके क्या होता है जो है नो यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा अच्छा है। देखो ऑलमोस्ट नो मतलब बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा, लिटिल माने थोड़ा, मैनी माने बहुत ज्यादा, तो इस तरीके से आपको देख लेना है। अब आपको आगे देखना है कि एंड ओनली लिटिल लाइफ ऑन इट। अब देखो 26 में आपको यहाँ पर इन चारों में से एक यहाँ पर फिट करना है। देख लो यहाँ पर ओनली लिटिल लाइफ ऑन इट, यानी इसके ऊपर जो जीवन है वो बहुत कम है, तो यानी कि इन चार में से क्या आएगा, तो देखो वेरी वेरी लिटिल यहाँ पर आएगा, बहुत ज्यादा फोर्स डालने के लिए वेरी यहाँ पर आ जाएगा। आगे देखो ऑन इट 27 में आएगा प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। अब 27 में आप क्या लिख सकते हैं, देखो आपको ये थोड़ा सा पढ़ना होगा, तो उसमें हिसाब से बिकॉज, वैन, दो या फिर वाई, सेंटेंस में जो मीनिंग अगर बनाना है मीनिंगफुल तो यहाँ पर बिकॉज आएगा, यानी क्योंकि, यानी कि ऑन इट बिकॉज, क्योंकि प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड वाटर टू लिव, यानी जीने के लिए उन्हें क्या चाहिए, पानी चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट वाले में टू आएगा, क्योंकि आगे जो है वो वर्ब दे रखी है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो ये लिव है ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर टू आएगा, इन्फिनिटिव बना दिया गया। ठीक है आगे देखिएगा और प्रश्न, एंड उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने इन सभी प्रश्नों को एक बार जो है चेक कर लिया होगा और सभी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस सब को नोट कर लीजिएगा। अब देखिए आगे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, यहाँ पर आपको देखिएगा ये वन वर्ड है और इन सभी वन वर्ड को आप नोट कर लीजिएगा और आप खुद ट्राई करिएगा। देखिए दैट विच कैन नॉट बी रेड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है उसे अंग्रेजी में कहा जाता है, तो इन चार में से आपको एक बताना है जो कि इसका मेन आंसर हो जाएगा, तो उसे इलेजिबल, यानी कि इलेजिबल का मतलब जिसे पढ़ा ना जा सके, राइट है, यानी कि बी वाला राइट हो जाएगा। अच्छा बाकी इन सभी जो और बचे हुए हैं उन सबको आप देख लीजिएगा। चलो आगे देखो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वन हु मेक्स ऑन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी जो जो अकाउंट होते हैं उनका ऑफिशियल एग्जामाइन करता है, उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑडिटर। तो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो होता है ना, ऐसे ऑडिटर होता है, तो ऑडिटर क्या होता है, ऑडिट करता है, तो उसे ऑडिटर बोलते हैं। क्लर्क, क्लर्क तो आपने देखा होगा बैंक वगैरह में जो होता है, क्लर्क की जो पोस्ट, क्लर्क का मतलब वही करानी टाइप का। अकाउंटेंट का मतलब लेखपाल होता है, बॉस का मतलब मालिक होता है। आगे देखिएगा एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी एक जगह से दूसरी जगह डिस्टेंस को देखने के लिए जिस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग है उन्हें आप खुद देख लीजिएगा। चलो बताता हूँ, देखो पेरिस्कोप क्या होता है, ऐसा यंत्र जिससे पानी के अंदर से पानी के अंदर के भागों को देखा जाता है, उसे पेरिस्कोप बोलते हैं। एक माइक्रोस्कोप यानी जो छोटी छोटी चीजों को सूक्ष्मदर्शी
बायो, ये कहते हैं इसमें बायोस्कोप, यानी जो चलचित्रों को देखता है। आगे देखिएगा, आगे देखो, वन हु नोज और सीज एवरीथिंग, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो हर कुछ जानता है और सब कुछ देखता है, तो उसे क्या बोलते हैं? ओमनीसाइंट। ओमनीसाइंट इज द राइट आंसर, बी वाला राइट है, ओमनीसाइंट बोलते हैं। बाकी रिमेनिंग ये भी आपको याद होना चाहिए। ओमनी पो माने पावर, पावर जिसके अंदर बहुत ज्यादा पावर हो, सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट। एक इसमें ओमनी प्रेजेंट माने उपस्थित होना, हर जगह उपस्थित होता है, तो उसे ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। आगे देखो, एक इसमें ओमनी फेरस, तो ओमनी फेरस नया है, यानी जो सब कुछ सहने वाला, निर्भीक, उसे बोलते हैं। ठीक है, इन सभी को आप खुद ट्राई करो तभी मजा आएगा, क्योंकि अंग्रेजी है, काफी कुछ अलग आपको देखने को मिलता है। अभी 4 है, उन चारों में से आपको राइट वाली स्पेलिंग आपको बताना है। तो आप देखो, इसे याद रखो, अलाइन। अलाइन का मतलब होता है एक सीधी, एक सीध में रखना, एकदम लाइन में रखना, अलाइन, ALIGN राइट आंसर। इन लवली में से 4 स्पेलिंग जो है बताना आपको कौन सी राइट है। तो लव की क्या होता है बताओ? LOVE यानी LY, यानी LOVELY, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ही मैंने डेजर्ट का आपको स्पेलिंग बताया, DESERT, तो डेजर्ट माने रेगिस्तान। इस टाइप के हर प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप थोड़ा सा देख करके जाए, चलेगा। अब देखो, जिन्होंने कई बार रिपीट जो है वीडियोस देख रखी, तो उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियोस हो जाती हैं। अब देखिएगा, कुछ आपको ये जो है बताना है कि इस जगह पर क्या आएगा, ट्राई करिएगा। बेबीज लाइक मिल्क इजंट इट। देखो, ये क्वेश्चन टैग बेस्ड क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बेबीज लाइक मिल्क, यानी बच्चे जो होते हैं वो दूध को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन टैग बनता है, तो वो जो सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ब होती है ना भाई, अगर उसी वर्ब पर डिपेंडेड यानी क्वेश्चन टैग बनता है, तो इसमें तो जायज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो डू या डज नॉट में इस तरीके से बनता है। और वैसे बेबीज प्लूरल है, यानी बेबीज अगर जो है प्लूरल आपको देखने को मिलेगा, यानी दे लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? डोंट दे, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन टैग में प्रश्न बन सकता है, इसलिए आप क्वेश्चन टैग को पूरा पढ़ के जाएं, रिस्क ना लें एक भी नंबर का। आगे देखिए, डोंट लीन अगेंस्ट दिस वॉल, इट वुड कॉलैप। देखो, यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर वुड की जगह पर आपको इनमें से क्या इस्तेमाल हो सकता है। देखिए, एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर जो वुड है ना, इस जगह पर माइट जो है मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। पहली बात तो ये याद रखें कि इट के साथ ग्रामेटिकली शैल का यूज नहीं होता है। मस्ट का प्रयोग स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी को जब बताना होता है तो मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। माइट का प्रयोग पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है, अतः माइट का प्रयोग यहाँ पर जो है सही हो सकता है। डोंट लीन अगेंस्ट दिस वॉल, राइट, तो यहाँ पर थोड़ा पॉसिबिलिटी है कोलैप्स होने की, इसलिए माइट वाला बन जाएगा। आगे देखो, द पुलिस कॉट द विक्टिम रेड हैंडेड, यानी पुलिस ने रंगे हाथों विक्टिम को पकड़ लिया। अब द विक्टिम की जगह पर क्या आएगा बताओ? द थीफ आ सकता है, तो यहाँ पर द थीफ इज द राइट ऑप्शन टू फॉर दिस ऑप्शन क्वेश्चन। तो द थीफ आ जाएगा, मतलब विक्टिम क्या होता है? पीड़ित होता है या फिर कोई शिकार होता है, उसे बोलते हैं विक्टिम। रेड हैंडेड का मतलब रंगे हाथों, तो रंगे हाथ, अगर रंगे हाथ अपराध करते हुए तो चोर को ही पकड़ा जाता है, तो इसलिए थीफ के पहले दा का प्रयोग इसलिए और भी किया जाता है क्योंकि यह एक डेफिनेट सेंस है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है दा थीफ जो है वो ज्यादा सही है, क्योंकि रेड हैंडेड जो है वो किसी चोर को ही पकड़ा जाता है, ना कि विक्टिम को। तो क्योंकि विक्टिम जो होता है वो पकड़ने के बाद विक्टिम बन जाता है। आगे, दिस हाउस बिलोंग्स टू यादव, नो इंप्रूवमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है। ठीक है, यानी कि क्या होता है, कोई जाति और उसमें एस लगाने से वो क्या हो जाता है, एक तरह से पजेसिव का केस देता है। आगे देखिए, आई एम हैविंग मोर देन 100 बुक्स, तो कभी भी अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाए तो आपको मीनिंगफुल बनाना होता है। तो आपको पता है जब यहाँ पर आईएनजी से कोई सेंस बनेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पर ऐसे बोलो, आई हैव मोर देन 100 बुक्स, राइट है ना, मतलब हैव का यूज होगा यार। दिया हुआ जो सेंटेंस है ना, इसमें पजेशन का अर्थ दे रहा है, तो जब भी कभी पजेशन को दर्शाया जाता है तो हैविंग का यूज नहीं करते हैं। जब भी कभी पजेशन को दर्शाने के लिए आपको पता है ना, हैज हैव हैड का यूज करते हैं, क्योंकि जो सेंटेंस है सब्जेक्ट में आई है तो आई के अकॉर्डिंग तो हैव आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर हैव वाला जो ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, कोई गलत नहीं करना। आगे देखो, शी इज इनफ मैच्योर टू टेक हर ओन डिसीजंस। एक बात मैंने आपको बताया था, इनफ वाला रूल मैंने कई बार आपको बता रखा है, इसलिए इसको तो आपको बताना ही होगा। तो इनफ मैच्योर की जगह पर यदि आप ओल्ड इनफ का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा सही होगा। इनफ मैच्योर नहीं, सी इज ओल्ड इनफ टू टेक हर ओन डिसीजंस, जायज है, ओल्ड इनफ होगा तभी वो अपने डिसीजंस को ले सकता है, तो यहाँ पर ओल्ड इनफ जो है वो ज्यादा सही है। एक और चीज आप देखिएगा,
जो मैं सभी प्रश्नों को आपको बताते जा रहा हूं, मैं गलत क्यों कर रहा हूं, सही क्यों कर रहा हूं। ओल्ड इनफ, एक और चीज देखो, इनफ का प्रयोग यदि एडवर्ब की तरह किया जा रहा है तो आपको पता है ना, जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनता है कि एडजेक्टिव तो पहले आता है और उसके बाद इनफ आता है। तो देखो ओल्ड एक एडजेक्टिव है और इनफ जो है वो एक इनफ है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ओल्ड इनफ यहां पर ये तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि अगर एडजेक्टिव और कभी इनफ का इस्तेमाल करना हो तो पहले एडजेक्टिव आएगा फिर आपका इनफ आएगा। तो इस तरीके से ओल्ड एडजेक्टिव है, इसलिए मैं कह सकता हूं स्ट्रक्चर जो बेस्ड होगा वो ओल्ड इनफ जो है राइट हो जाएगा। शी इज हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल, तो आपको पता है यहाँ पजेसिव जो है डिग्री है, तो जब भी कभी सॉरी माफी चाहूंगा, पजेसिव डिग्री नहीं होती, यहाँ पर क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो हैप्पीएस्ट जब सुपरलेटिव डिग्री होती है तो उससे पहले आपको दा लगाना पड़ता है, इसीलिए द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल यहाँ पर राइट बन जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री आपने खूब पढ़ा होगा, तो उससे पहले दा का इस्तेमाल होता है। आगे देखिए, अब देखिएगा और रिमेनिंग प्रश्नों को मैं एक बार ले लेता हूं, ये सब रिवीजन चल रहा है, ठीक है ना। कल से कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपको जरूर शेयर किया करूंगा, जरूर एक बार दिया करूंगा, ताकि जिन्होंने नहीं कर रखा है उनका हो जाएगा। अब देखिएगा, इन अवर कंट्री टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन September 5th। इस प्रश्न में आप कभी भी जब भी कभी 5th, 2nd, 1st, 2nd इस तरह से अगर कभी भी कोई भी डिजिट आ जाए तो उससे पहले आपको दा इस्तेमाल करना होता है, तो इसलिए 5th से पहले यहां पर दा जो है वो आ जाएगा। अच्छा, आगे मैं एक बार क्वेश्चन को और देख लेता हूं। आगे देखिएगा, द नंबर ऑफ फॉरेन वर्कर्स दैट आर अलाउड टू एंटर इनटू मलेशिया हैज इंक्रीज्ड। एक बात बताइए, कभी भी जब इंटर आता है तो उसके बाद आप सबको पता होगा इनटू का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो सीधे मैंने गलती को फाइंड कर लिया। आगे देखिएगा, द चिल्ड्रन वर क्वारलिंग बिटवीन themselves when all of a sudden it occurred to them that their teacher was watching them। क्या लगता है इस सेंटेंस के अंदर आपने कुछ समझ में आया? मेरे समझ में आ गया। देखो, बिटवीन की जगह पर आपको अमंग का इस्तेमाल करना है। क्या करना है? अमंग का इस्तेमाल करना है। मैंने ऐसा क्यों बोला, उसका एक रीजन है, क्योंकि जो चिल्ड्रन है वो प्लूरल है और संख्या में आपको पता है 2 से ज्यादा है, तो ऐसे में जब 2 से ज्यादा के बीच में अगर कभी रिलेशन बताना है तो वहां पर आपको अमंग मतलब मंग मतलब बहुत ज्यादा, तो इसलिए अमंग राइट वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा, आई मैट जैन इन द वे। तो यहां पर देखिए, इस सेंटेंस में आपको कहीं गलती दिख रही है क्या? मैं बता दूं, इनकी जगह पर ऑन आएगा, मतलब ऑन द वे होता है, रास्ते पर, रास्ते में। ऑन द वे इज द राइट ऑप्शन, तो ऑन द वे यहां पर नहीं, ऑन द वे होना चाहिए, नॉट इन द वे। The hospital rules require that every patient should have an attender। अटेंडर नहीं होता, अटेंडेंट होता है। मुझे लग रहा है कि कुछ आप पहले ट्राई कर चुके हैं। तो अटेंडर क्या होता है? देखो, अटेंडर के स्थान पर अटेंडेंट का इस्तेमाल होना चाहिए। अटेंडेंट का मतलब होता है सेवक। अटेंडर क्या होता है? ये एक तरह से औपचारिक अंग्रेजी में इस्तेमाल इसका नहीं किया जाता, इसलिए मैं इसे प्रेफर नहीं करूंगा। द चिल्ड्रन सैड दे वुड स्टार्व रादर देन टू सरेंडर। तो जब भी कभी आपने अगर इस्तेमाल कभी इस तरह का कोई सेंटेंस अगर आपने पढ़ा हो तो याद रखना, यहाँ पर जो है वो टू का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि रादर देन के बाद तुरंत सरेंडर आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर टू इस्तेमाल नहीं करते। एक और रीजन ये है कि रादर देन के बाद अगर कभी बर्फ आएगा तो उससे पहले कभी टू नहीं आएगा। मतलब एक और चीज याद रखें कि रादर देन के बाद तुरंत बर्फ की फर्स्ट फॉर्म आती है विदाउट एनी टू। देखिएगा, वी डैश द पिक्चर ऑन द वॉल। एक सेंटेंस आपको दिया गया है और इसमें फिलअप आपको करना है, तो यहां पर क्या आ सकता है वो चीज आपको देखनी है। देखिए, यहां पर हंग जो है आएगा HUNG, क्योंकि आपको एक चीज मैं बताऊं, सेकंड फॉर्म होती है हैंग की, हंग, और इसलिए मतलब किसी चीज के सारे यदि किसी भी चीज को लटकाया जा रहा है तो हैंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए हैंग की सेकंड फॉर्म होती है हंग, तो इसलिए आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। मतलब वी हंग द पिक्चर ऑन द वॉल, मतलब हमने बॉल यानी दीवार पर हमने पिक्चर को क्या किया, लटकाया, तो हंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखो, वी थॉट द बैनर वुड लुक बेटर विद चेंज इन कलर कॉम्बिनेशन। क्या आ सकता है? चारों को ध्यान से पढ़ेगा। यहां पर देखो, मुझे जो लग रहा है वो सम लग रहा है, सम चेंज इन कलर कॉम्बिनेशन। यहां पर सम क्यों आया उसकी भी एक प्रायोरिटी बताता हूं, क्योंकि जो सेंटेंस है उसमें जो खाली जगह है ना, उसके बाद जो चेंज का यूज हुआ है और अनकाउंटेबल नाउन है चेंज, तो इसलिए अनकाउंटेड नाउन के साथ सम का यूज किया जाता है, तो इसलिए सम जो है यहां पर बन जाएगा। आगे देखो, प्राइसेस ड्यूरिंग द वॉर
मतलब ड्यूरिंग जो प्राइसेस हैं, जो कीमत है वो वॉर के दरमियान क्या होती है बताओ, जल्दी से बताओ। जब लड़ाई बड़ाई की बात हो रही है तो यहाँ पर राइज जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि वॉर के दौरान प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती हैं, राइज हो जाती हैं। प्राइसेस एक प्लूरल है, इसके बाद जायज है प्लूरल बर्व आएगा, बर्व की फर्स्ट फॉर्म को ही प्लूरल बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर राइज आ जाएगा। आगे देखो, आई शैल गो एंड डाउन, मुझे जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या आ सकता है। और पॉसिबिलिटी जो भी होगा वो आपका डिपेंड करता है आपका वोकैब कितना अच्छा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म कितनी अच्छी है। यहाँ पर लाई जो है वो राइट हो जाएगा। आई शैल गो मैं जाऊंगा, एंड लाई डाउन मैं लेट जाऊंगा। तो लाई डाउन मतलब लेट ना। ये वाक्य में जो मॉडल वर्ब शैल इस्तेमाल किया गया, आप सबको पता होगा मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए आपको याद रखना है लाई का प्रयोग किया यहाँ पर जाएगा। क्योंकि एक होता है ले, LAY, ले मतलब अंडा देना या फिर नीम डालना, एक होता है लाइड, LIED, लाइक मतलब झूठ बोलना, झूठ बोला, तो इसलिए यहाँ पर लाई जो है वो ठीक बन रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजें जो कि आप थोड़ा याद कर रहेंगे तो वो जो है सेंटेंस पूरा अच्छे हो जाएंगे, आपका जो स्कोर है वो अच्छा आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर बेस्ट एक्सप्रेशन मतलब आपको सिनोनियम बताना है। बताओ डेस्पोट का आपको सिनोनियम बताना है। देखो डेस्पोट, डेस्पोट का मतलब होता है टायरेंट, तानाशाह। तानाशाह का नाम सुनते हैं आपको किस देश के तानाशाह का नाम याद आता है? तो अभी आपको मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि तानाशाह को जब आप सुनते हैं तो आपको क्या याद आता है। तो डेस्पोट का मतलब होता है टायरेंट मतलब तानाशाह। और देखो मोनार्क, मोनार्क का मतलब होता है राजा, रूलर का मतलब होता है शासक, और डीमन का मतलब होता है असुर या दानव, दैत्य। आगे देखो सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब होता है एक तरह से परमिशन यानी स्वीकृति, तो यहाँ पर परमिशन जो है वो सही हो जाएगा, सी वाला। अब देखो सबमिशन, अब सबमिशन का मतलब क्या होता है, मतलब जमा करना, स्टोर करना। एक है कमीशन, कमीशन का मतलब कोई आयोग होता है। चलो आगे और बढ़ जाइएगा, आगे और प्रश्न है इसमें। एक है इसमें परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का सिनोनियम बताना, यानी परसिस्टेंट का मतलब होता है परमानेंट यानी कि अनवरत या दीर्घ स्थायी, जो स्थायी हो जाता, परसिस्टेंट बोलते हैं उसे। चलो तो इसमें जो मेन जो जो बन रहा है मीनिंगफुल वो परमानेंट है, इसलिए आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे मैं आपको और बता देता हूँ। एक है इसमें ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है अस्थायी। एक है फ्लीटिंग मतलब अस्थायी उसी को। एक है सीज्ड मतलब जब्त कर देना। आगे बढ़ जाएगा। अब आपको आपको उल्टा बताना है, यानी कि ब्लो बताना है। एब्रप्ट बताइए, एब्रप्ट का मतलब होता है एकाएक, तो उल्टा क्या हो जाएगा, ग्रेजुअल यानी कि नियमित या क्रमिक रूप से, तो ग्रेजुअल यहाँ पर जो है इसका उल्टा हो जाएगा। और बाकी जो रिमेनिंग है उनको आप देख लीजिएगा। हैस्टी का मतलब होता है शीघ्रतापूर्वक। ब्लंट, BLUNT, ब्लंट का मतलब वही उज्जड़ टाइप का। एक है अनएक्सपेक्टेड मतलब जो आपने प्रत्याशित कभी नहीं किया हो, अप्रत्याशित बोलते हैं उसे। आगे देखो फॉर्मर, फॉर्मर का आपको उल्टा पूछा है तो याद कर लेना, उसका होता है लेटर, LATTER, स्पेलिंग भी याद रखना, LATT लेटर। फॉर्मर का क्या होता है बताओ, लेटर, लेटर मतलब होता है दो में से दूसरा, और फॉर्मर का मतलब दो में से पहला। एक है इसमें लेटर, लेटर LATR, लेटर माने होता है बाद में, स्पेलिंग को याद रखना, LATER, लेटर माने होता है बाद में। इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक, और लेटेस्ट का मतलब जो एकदम लेटेस्ट वर्जन, आधुनिक। एक को देखो इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब होता है नकल या किसी का प्रतिरूप, कॉपी बोल सकते हैं। उल्टा क्या हो जाएगा, जेन्युइन। एक होता है इमिटेशन यानी किसी की आपने नकल करके कोई वस्तु बनाई है, उल्टा क्या हो जाएगा, जेन्युइन हो जाएगा, वास्तविक कोई चीज है मतलब जेन्युइन, तो जेन्युइन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइएगा। आगे आपको जो ये अंडरलाइन किया हुआ है इसका आपको इडियम एंड फ्रेजेस बताना है। तो उम्मीद करता हूँ आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को जो है सॉल्व किया होगा, और कुछ वन वर्ड है, इडियम्स हैं जिनको याद किया होगा। इट वॉज द टिप ऑफ माई टंग, तो याद रखना कि द टिप ऑफ माई टंग, इसको एग्जैक्ट याद रखो। अबाउट टू से कहने, बस कहने वाला आपकी जुबान पर है, तो उसे बोलते हैं ऑन द टिप ऑफ माई टंग, मतलब अबाउट टू से। इट वॉज on about to say when you also proposed that we should go to the auditorium, तो about to say इसका मतलब होता है। वैसे फाइनली याद ही रखना है, काइंडली टेल मी बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, तो वर्ड ऑफ माउथ का मतलब क्या होता है, मतलब मौखिक रूप से, ओरल टाइप में। तो वर्ड ऑफ माउथ मतलब मुंह के द्वारा शब्द, मतलब वही ओरल की बात कर रहा है। हरी वॉज टेकन टू टास्क बाय द टीचर फॉर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, तो टेक टू टास्क का मतलब क्या होता है, एक तरह से
किसी को डांटना, फटकारना, स्कॉल्ड करना, तो स्कॉल्डेड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हु वुड नॉट लुक ब्लू, तो इसे याद रखना, लुक ब्लू का मतलब होता है अपसेट, थोड़ा सा विचलित दिखाई देना, तो लुक ब्लू का मतलब थोड़ा नीला दिखाई देना, मतलब वही अपसेट दिखाई देना। द स्टेप मदर सैड क्रोकोडाइल टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ हर स्टेप ऑन, तो सैड क्रोकोडाइल टीयर का मतलब क्या होता है, वही घड़ियाली आंसू जो है रोना, उसको बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। इसको आप याद रखें, इसका मतलब होता है एक तरह से कहते हैं ना फॉल्स टीयर्स ऑफ सॉरो, मतलब दुख तो है लेकिन उसका बस दिखावा कर रही है, इतना ज़्यादा दुख भी नहीं है, तो फॉल्स टीयर्स ऑफ सॉरो इस प्रश्न के जो है यही एग्जैक्ट आंसर है। बाकी इसका और मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ इन सभी प्रश्नों का, चलेगा। एक बार ये आपने देख लिया होगा पुरानी वीडियो में, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताते चलता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा एक बार। दैट विच कैन नॉट बी रेड, जिसे नहीं पढ़ा जा सकता, उसे एलिजिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे नहीं पढ़ा जा सकता एलिजिबल होता है। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट, उसे ऑडिटर बोलते हैं। ऑडिटोरियम अलग होता है, ऑडिटर अलग होता है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, जो दूर की वस्तुओं को देखने का जो यंत्र होता है उसे टेलीस्कोप बोलते हैं, मतलब डी वाला। और बाकी जो है वो उनको भी देख लीजिएगा। बायोस्कोप मतलब चलचित्रदर्शी, माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी, छोटी चीजों को। पेरिस्कोप मतलब पानी के अंदर की चीजों को देखने वाला। वन हु नोज और सीज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, मतलब ओमनीसाइंट बोलते हैं उसे। ओमनीसाइंट, साइंट मतलब साइंस, मतलब वैज्ञानिक, ऐसे समझो। ओमनी पोटेंट का मतलब जिसके अंदर पावर हो, सर्वशक्तिमान। ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह पर हो। ओमनी फेरस मतलब निर्भीक, सब कुछ सहने वाला,